सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। मेरा प्रिय संबोधन है समर्थ पूर्वजों के सामर्थ्यवान वंशज हम सब। आज का जो मेरा विषय है वो है वैश्विक रंगमंच पर सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र भारत के महाशक्ति के रूप में पुनः उन्मेष की संभावनाएं नहीं, निश्चितता। और ये निश्चितता मेरे जीवन काल में होगी। 62 की उम्र है, 90 तक जीऊंगी। इस 25 साल में ये घटना घटित होने जा रही है। जिसको हम नक्शे पर भारत दिखाते हैं वह गांधी और नेहरू के पाप का परिणाम 15 अगस्त 1947 के बाद का वो राज्य है जो मुसलमानों से इन लोगों ने बचाया। लेकिन 14 अगस्त 1947 का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 1920 का भारत, 1905 का भारत, अफ़गानिस्तान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। लेकिन चलिए 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत, इस समय केवल 6 नेशन स्टेट है, राष्ट्र हैं, जो आकार में 15 अगस्त 1947 के भारत से बड़े हैं। और ये 6 अस्वाभाविक नेशन स्टेट हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका तो नाम भी नहीं है। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स किसी अमेरिगो नाम के आदमी पर 19वीं शताब्दी में ये बना है। अस्वाभाविक राष्ट्र कनाडा, पता नहीं क्या नाम धरा है। 19वीं 20वीं शताब्दी में नेशन स्टेट के रूप में आया है, बल्कि 20वीं में आया है। अस्वाभाविक ब्राज़ील, संपूर्ण इतिहास दुनिया का उठा के देख लीजिए, इस नाम का कोई देश नहीं है। इन यूरोपियंस का बनाया हुआ है। स्वाभाविक लाइन 3। चौथा ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली के बराबर आबादी है, पूरे कॉन्टिनेंट को एक नाम धर दिया जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। ये नेशन स्टेट के रूप में एक अस्वाभाविक नेशन स्टेट है जो 20वीं शताब्दी में आया है। फिर रसिया, जिसको भारत में ये गांधी, नेहरू, रूस कहते हैं, उनका नाम है रसिया। उनके लोगों को कहते थे रस, भाषा है रसियन। इसका जो एशिया में विस्तार दिखता है, ये विस्तार कब का है? 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी का। और ये विस्तार क्यों है? इंडिया की खोज में। इंडिया की खोज में यूरोपियन चारों दिशा में गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, पश्चिम गए, पूरब की तरफ ज़मीन था तो पूरब की तरफ ये रशियन बढ़े, और जिस जगह गए वो भारतीय क्षेत्र था, भी मैं बता रही हूँ। तो ये 5वां अस्वाभाविक राष्ट्र जो 1990-91 में 15 या 16 टुकड़े में टूटा, अभी और टूटेगा। 6वां अस्वाभाविक राष्ट्र चीन। चीन का ये जो आकार है, तिब्बत तो हमारे 1947 के बाद नेहरू की जो भी संज्ञा देनी चाहिए कानून के तहत, उस नेहरू के कारण है। और जिसको चीन अपना झिंगझांग कहता है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ है नया प्रांत, न्यू प्रोविंस, ये 1949 तक भारत है। इसको पुनः
नेहरू के कारण उसमें दिया गया, 2 टुकड़ा कट गया। तिब्बत, चीनी तुर्किस्तान या भारतीय टर्किस्तान, अभी इस पर मैं आऊँगी। 2, तीसरा, चीन का जो दीवार बना था वो क्यों बना था? उत्तरी आक्रांताओं से अपनी रक्षा के लिए। और आज चीन का दीवार चीन के बीचों बीच है। चीन के उत्तर में मंगोलिया और मंचूरिया 1949 में चीन का हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि चीन 700 साल तक कम से कम लगातार चंगेज़ खान से लेकर 1914 तक मंगोलों मतलब मंगोलिया और मांचुओं यानी मंचूरिया इसका गुलाम है। तो 1914 तक जो मंगोलिया और मंचूरिया का गुलाम देश है वो 1949 में इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में हम नहीं जा रहे, 4 हिस्से, तिब्बत, चीनी टर्किस्तान, झिंगजियांग, मंगोलिया, मंचूरिया, ये 4 तो 1949 के बाद की घटना है। एक और अस्वाभाविक राष्ट्र जो 20वीं शताब्दी में टूट रहा है, भारत। 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत है उससे ये 6 बड़े हैं। और 14 अगस्त 1947 का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 1922 में पहली बार अफ़गानिस्तान नाम का कोई नेशन स्टेट दिखाई दिया है। 1921 तक, 1915 तक भारत मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। 1905 का भारत और 1860 का भारत। 1860 में एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रूप में जिसको जाना जाता है ग्रेट गेम, रशिया उधर से चला आ रहा है भारत के साथ व्यापार करने के लिए। 1860, 30, 20, 40 में यहाँ बैठे हुए अंग्रेज़ों को लग रहा है कि रूस नीचे तक चला आएगा, ये अंग्रेज़ ऊपर तक जाना चाह रहे हैं और ये बीच का जो विशाल भूखंड है इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। और ये विशाल भूखंड भारत है। अभी बताती हूँ कैसे। 1860 तक यहाँ पर समस्त इतिहास आप ढूंढ डालिए, किसी एक देश का नाम नहीं सुनाई पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको जो देश सुनाई पड़ेंगे 1991 के दिसंबर के बाद 5 हिंदुस्तान की तरह 5 और स्थान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे 5 स्थान हैं। ये हजारों साल से संस्कृत भाषा के क्षेत्र हैं। एक और ये सब जो साक्ष्य मैं दे रही हूँ ये यूरोप और अमेरिका के लेखकों के साक्ष्य दे रही हूँ। भारतीय साक्ष्य एकदम अंत में दूंगी। यूरोप और अमेरिका के जो लोगों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में लिखा, इसके पहले यूरोप में लेखन वेखन पढ़ाई पठन पाठन कुछ नहीं था। एक चीज़ बता दूँ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 1905 तक इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में टट्टी की जाती थी कमरे के भीतर एक पात्र में। पात्र मिट्टी का नहीं होता था, कोई बाल्टी वाल्टी नुमा चीज़ होती थी और उस टट्टी को खिड़की से, ये दोनों राजधानी हैं, खिड़की से उलट दिया जाता था और सूअर चाट के उसको साफ करते थे। यूरोप के 2 सबसे मजबूत देशों की राजधानी के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये स्थिति थी। उस 1905 में ये समस्त क्षेत्र भारत है। तो जो विद्या वाली बात कही, 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप वालों ने थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू किया है, तो वो कह रहे हैं ये समस्त क्षेत्र संस्कृत भाषी क्षेत्र है। टोयनबी का कथन है 20,000 साल से। किस आधार पर कहा कथन? ये जो आर्कियोलॉजिकल
खुदाई है, ये पूरा इलाका रेगिस्तानी है, ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। बालू के नीचे से हजारों की संख्या में संस्कृत भाषा के ग्रंथ मिले हैं। कब? लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में। ये पूरा इलाका, हम लोग तो सोचते हैं ये कोई मुसलमानों का इलाका है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 प्रहर धारिणी दुर्गा, सरस्वती, गणेश, गंगा को पूजने वाले भरतवंशियों का इलाका है। ये कौन कह रहा है? ये रूसी, जापानी, जर्मन एक्सकवेशन में निकले हुए सामान के अध्ययन करने वाले कह रहे हैं। यहाँ से जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो भित्ति चित्र मिले हैं, अजंता का चित्र का फोटो रख लो सामने, इस इलाके का रख लो, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे अजंता का है कि हमारे भारत का है। अब कुछ नाम बोल रही हूँ। गांधार की गांधारी किसका देश है? भारत। बाल्लीक, समरकंद, कुस्तून, बिहार का बुखारा, फरगना, खुरासान, ये किसके अंग हैं? भारत के। अब 2-3 भारतीय प्रमाण दे रही हूँ। महाभारत, रामायण वाल्मीकि कृत रामायण में जब सुग्रीव दिशा निर्देश करते हैं वानरों को, कौन किस दिशा में जाए, तो उत्तर दिशा में जाने वाले वानरों को जो पूरा स्थान बताए हैं उसको पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए महाभारत में। महाभारत में संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है भीष्म पर्व में। वो पूछते हैं धृतराष्ट्र कि संजय तुम बताओ भारत का विस्तार से तुम वर्णन करो। तब 250 जनपद बताते हैं, जिसमें है जो प्रमुख राज्य बता रहे हैं उत्तर पश्चिम में बाल्लीक, परम काम्बोज, शक, यवन, मत्स्य, खस, उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, और उत्तरी राज्यों में है कश्मीर, काम्बोज, दरद, पारद, पारसीक, तुषार, हूण, चीन, ऋचिक, हर हूण। चीन महाभारत में भारत का अंग है। चीन का चीन नाम केवल भारतीयों का दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी तक यूरोप चीन को कैथे नाम से जानता है और 15वीं शताब्दी तक इंडीज नाम से जानता है। चीन को किस नाम से जानता है? इंडीज। मार्को पोलो जब चला है, कुबलाई खान, कुबलय हाथी याद आ रहा है? कुबलय हाथी, कुबलय खान के पास जब चीन चला है यूरोप के किसी राजा का पत्र लेके, तो लिखा है कुबलय खान, ये सनातनी राजा है, कुबलय खान एवं अन्य भारतीय राजाओं को, यानी कुबलय खान जो चीन का राजा है उसको यूरोप क्या जानता है? भारत का राजा। भारत का आज भी नाम झांगझूंग है कुछ, जिसका अर्थ होता है सेंट्रल किंगडम। चीन नाम केवल और केवल भारत का दिया हुआ है, जिससे 20वीं शताब्दी में दुनिया उसको चीन नाम से जानती है। अब जो मेरा मुख्य बात जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने क्या बना लिया है, भारत की उत्तरी सीमाएं हिमालय है। कहीं किसी जगह आपने पढ़ा है कि हिमालय का उत्तरी ढलान पर भारत है? किसी ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये 20वीं शताब्दी का गढ़न है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामायण महाभारत 2 मैंने बताया, इसके अलावा अग्नि पुराण, सबका नाम मैं नहीं बता रही हूँ, इस पुस्तक में दिया हुआ, ये पुस्तक बहुत बड़ी रूप में मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। इसके अलावा एक और पुस्तक है भारत कभी पराधीन नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे अनेकानेक पुराणों में विस्तार से बारंबार वर्णन है भारत के सभी प्रांतों के साथ, उत्तरी प्रांतों का और भारत के पश्चिमी प्रांतों का।
मैं ये सब कथा कह क्यों रही हूँ? यदि भारत के उत्तर में 1990 तक कोई स्वाधीन देश था ही नहीं, 1990, 91, पांचों स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ध्यान आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान, और सोवियत रसा नाम का देश इस इलाके में कब फैला है? जब धीरे धीरे 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी गए हैं, और ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। तो ऊपर कौन है? ऊपर हम हैं। ये सब भारत है। भारत के जनपदों में इसका विस्तार से वर्णन है। अब पुराण एक तरफ, अब मैं कुछ आपको दे रही हूं ऐतिहासिक अभिलेख। अशोक के स्तंभ कनिष्क बीसी में है। कनिष्क का राज्य, महाराज कनिष्क का राज्य इस पूरे इलाके में है। हर्ष 7th सेंचुरी AD, हर्ष का साम्राज्य इस पूरे इलाके में है। बंगाल के जो लोग आए हैं, बंगाल के पालों का शासन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस पूरे इलाके में है। फिर रावल बप्पा, खुम्माण, राणा कुंभा, राणा सांगा, इन सब के समय हमारे घोड़े लगातार इस इलाके में दौड़ रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य इस पूरे इलाके में है। यानी हमारे जो साक्ष्य हैं वो क्या है? रामायण 13 लाख साल, 16 लाख साल से लेके महाराजा रणजीत सिंह तक, अंग्रेजों के समय तक यहाँ से नियमित टैक्स वसूला जा रहा है और इंडियन ट्रेजरी में जमा हो रहा है। तो अगर ये पूरा इलाका हमारा है, उत्तर की बात की, अब आ जाइए पश्चिम। पश्चिम में 1922 के पहले, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। 1922 के पहले आपने किसी ईरान नाम का देश सुना था? इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, अम्मान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवैत, ये किसी देश का नाम सुना था? ये सारे के सारे देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यहाँ कोई भी देश नहीं है। और इस सब इलाके का वर्णन हमारे शास्त्रों में भारतीय जनपद के नाम से है। 1922 में जब फ्रांस और इंग्लैंड ने इस पूरे इलाके को कागज के टुकड़े की तरह करके फैला दिया और देश बना दिए जिससे कि तेल के कुओं पर हमारा कब्जा रहे, तो शाह रजा पहलवी, पहलव कुछ ध्यान आ रहा है? पहलव वंश हिंदू वंश है। एक कथा सुना दूं। वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं, राजा सा सत्कार करते हैं, और वो नंदिनी गाय को जब ले जा रहे हैं तो नंदिनी कहती है मेरी रक्षा करो। वशिष्ठ कहते हैं माता आप समर्थ हो। तो नंदिनी फुफकारती है, कथा पढ़िएगा, तो उनके नथुने से, रोमकूप से जो सैनिक उत्पन्न होते हैं वो कौन है? शक हैं, दरद हैं, हूण हैं, मंगोल हैं, पहलव हैं। ये सब हिंदू वृषल क्षत्रिय हैं जिनको यूरोपियंस मोटा मोटी सीथियन कहते हैं। हम इनको अपनी भाषा में शक कहते हैं। ठीक है? तो वो कहते हैं कि हमारे देश का नाम होगा आर्याना, क्योंकि आर्याना भारत में इस प्रदेश का नाम है। अंग्रेजों का झगड़ा चल रहा है जर्मनी से। वो कहते हैं आर्याना कहोगे, वो आर्य आर्य कह के आफत मचा रखे हैं, स्वस्तिक लेके ढूंढ रहे हैं। ये आज भी अपने को आर्य कहते हैं, आर्याना कहते हैं, केवल अंग्रेजी में आई किया गया है, ए का। जब ईरान पढ़े आई को ए पढ़िए, जिस तरह भारत को इंडिया कहा है, जिस तरह सेंट्रल किंगडम झांगझांग को, या जो भी उसका उच्चारण है, उसको चीन कहते हैं। बहुत उच्चारण में दिमाग लगाने का अपने लोग को जरूरत नहीं है। शत्रु के पराभव का जो हिंदू कूटनीति है, तिरस्कार और उपहास। जब हनुमान जाते हैं रावण के
दरबार में, तो दरबार में बैठ के कहते हैं, जब आग लगाने की सी बात आ रही है, कि मेरे जैसे तो वहाँ बहुत हैं और हम सबको पता है उनके जैसे तो एक वही थे। भेजा गया था केवल सीता माता का पता करने, लेकिन भगवान ने जो ब्रीफ दिया था वो कहा था, कार्य हेतु जो कुछ आवश्यक समझो सो कर लेना। आवश्यक क्या किया? उसके दरबार में बैठ के उसके राजन्य वर्ग का और उसकी जनता का मनोबल तोड़ दिया, तिरस्कार और उपहास करके। फिर गए हैं अंगद को ये नहीं कहा गया था कि तुम्हारा पाँव उठा ले कोई तो सीता जी को छोड़ाना, लेकिन केवल अपना पाँव दबा के रावण से जो संवाद है, रावण कहता है मैं ये बलि मैं वो बलि, तो बोलते हैं वही वाला बलि जिसको मेरा पिता काख में लेके घूमता था। तिरस्कार और उपहास, स्वपक्ष का महिमा मंडन, स्वपक्ष का बल का गुणगान। रणभेरी बजती है, घोष बजता है युद्ध के पहले, वो क्यों बजता है? स्वपक्ष का उत्साह महोत्साह में परिवर्तित कर देना, और शंख की ध्वनि से, रणभेरी के ध्वनि से शत्रु पक्ष की स्त्रियों का गर्भ गिर जाए, है ना? राक्षसनियाँ क्या कह रही हैं? एक आया तो जला गया, दूसरा आया तो क्या करेगा, अब तो झुंड का झुंड आ गया, तो झिंग झांग है झुंग झुआंग है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एंगस मेडिसन की एक पुस्तक आई है जो OECD का आधिकारिक पब्लिकेशन है। ये कहता है 1870 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक GDP वाला देश है। तो कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 का, 13 अगस्त का, 1905 का, 1870 का, 1890 का या 2000 का? हम अपने नक्शे में जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बस 14 अगस्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश। हम स्वयं की मातृभूमि को भी भूल गए। विस्तार से नहीं जा रही हूँ, मैं 5-6 पॉइंट दूंगी अपने इसके पक्ष में। तो मेरा कथन ये है कि ये एक विषय अगर देश में हम सिद्ध कर दें, भारत की सीमाएं 2 साक्ष्यों से, हमारी साक्ष्य 1, विदेशियों के साक्ष्य 2 और इस पूरे इलाके के साक्ष्य, आंतरिक साक्ष्य 3, कि ये सब भारत है, तो ये बात तो हवा में उड़ गई कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था, भारत हारा था। हिंदू के हारने का विश्लेषण करते करते कई राष्ट्रवादी संगठनों को पसीना छूटा जा रहा है। ध्यान में मैं इशारे से बात कर रही हूँ। गजनी और गौर कहाँ है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का अंग है, अफगानिस्तान का है। ये सुबुकुद्दीन कौन है? महाराज आनंदपाल का छोटा सा कर्मचारी है, और इसकी पत्नी यानी गजनी के महमूद की माँ तो हिंदुवानी है। ये इंटरमीडिएट की कम्युनिस्टों की पुस्तक में पढ़ लीजिए। घोर का जो गोरी है, घोर कहाँ है? अरे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा है। कब तक? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। कब से? स्वामी जी रामदेव जी के यहाँ मैं जाती हूँ, वो सिंह गर्जना करते हैं, 1 अरब 96 करोड़ साल और कितना लाख भारतीय कालगणना के अनुसार ये समस्त क्षेत्र सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र है। इस सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र में पिछले 600 साल में कुछ अपरूटेड हिंदू, शब्द क्या चलता है?
कन्वर्टेड हिंदू। अरे काहे का कन्वर्टेड? जड़ से उखड़ गया। कैसे उखड़ा? लफ्जीवाद से उखड़ा, छल से उखड़ा, गोमांस खिला के उखड़ा, कुएं में गो रक्त डाल के, छल बल से। बल का अंश बहुत कम है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रही हूँ। ये अपरूटेड हिंदू को संसार का, अब ये मैं आज की सभा से भिन्न एक लाइन दे रही हूँ, जानबूझकर दे रही हूँ। समस्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत का कानून कहता है कि धर्म की स्वाधीनता को कोई बाधा नहीं डाल सकती है। अपरूटेड को पुनः रूटेड करने में कौन से कानून की बाधा है? मेरे महीन बात को समझिएगा। हमारा हिंदू पाप में, पैशाचिक कर्म में, स्त्रियों के बलात्कार में, शील भंग में उसी प्रकार पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ जिस प्रकार ऋषि पुत्र ब्राह्मण हुआ तो वध, जिस प्रकार भगवान विष्णु का पार्षद महिषासुर हुआ तो वध, और बड़े सारे असुरों की अपने यहाँ कहानी है। इन सब का वध और इंडियन पीनल कोड जो कि एंग्लो सैक्सन लॉ का रूपांतरण है, उसके अंतर्गत इन कामों की सजा क्या है? हत्या, लूट, आगजनी, बलात्कार। इसकी जो सजा है, यही सजा हम पुराने 800 साल के इन कर्ताओं को दे दें। हम पहले से भारत रत्न देते हैं ना मरने के बाद, हम मरने के बाद इन सब की सजा भी सुना दें। इंडियन पीनल कोड के तहत सुना दो, या भारतीय दंड संहिता जो मनुस्मृति का है, महाभारत का, उनके अनुसार सुना दो। तो मेरे बात का, अभी तक के बात का मर्म क्या कह रही हूँ? ये संपूर्ण प्रदेश हिंदू प्रदेश है, ये संपूर्ण सनातन हिंदू राष्ट्र है, जिसके पक्ष में इतने प्रमाण हैं या इतने प्रमाण हैं। एक तो भारत पर विदेशी आक्रमण की बात झूठ है। भारत में पापियों और धर्मात्माओं के बीच में पिछले 600 साल में युद्ध हुए हैं, लेकिन क्या कारण है? इन अपरूटेड हिंदुओं ने कि हरदम लात खाते हैं, हरदम मार खाते हैं, इनके राज्य का कहीं ठिकाना ही नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा राष्ट्र है, इस पर इतनी रिसर्च आ गई है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से 15 लाख सैनिक गए जर्मनी को हराने, इंग्लैंड और फ्रांस को बचाने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख सैनिक गए, और एक इंग्लैंड के अध्ययन के अनुसार भारत का 20% एडल्ट मेल सैन्य वृत्ति से जीविका कमाता है। 1947 में 33 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ का आधा हो गया मेल पॉपुलेशन, करीब 17 करोड़। 17 करोड़ में से आप छांट दीजिए 9 करोड़ बच्चा और बूढ़ा, 8 करोड़ मेल पॉपुलेशन का 20% यानी करीब 2 करोड़ या 1.25 करोड़ सैनिक थे। कब? 1947 के पहले 33 करोड़ के हिसाब से 120 करोड़ में कितने सैनिक होने चाहिए? भारत दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समाज कब से है? सनातन काल से। प्रमाण इंडियन ओशन। दुनिया में किसी भी ओशन का नाम उस किसी देश के नाम पर है? और इस इंडियन ओशन में हमारी स्थिति बस ऐसी है, और बहुत से देश हैं। इसका नाम अफ्रीकी ओशन भी हो सकता था, इसलिए कि हमारे सोने से भरे हुए जहाज हर दिशा से निरंतर जो भारत आ रहे थे, इनकी रक्षा के लिए लगातार सैन्य वाहनियाँ, चतुरंगणी सेनाएं इस संपूर्ण यूरेशिया में दौड़ रही थीं। 7वीं से 17वीं शताब्दी को हिंदुत्व का संकुचन काल कहते हैं। कौन? जो भारत को नहीं जानते हैं। 7वीं से 17वीं 18वीं शताब्दी भारत के विस्तार का काल है। संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत का विस्तार है वो 12वीं शताब्दी के बाद है। ये तीसरा तथ्य जो बता रहे हैं, क्यों दुनिया डरा हुआ और क्यों हमारा उन्मेष होना है। जितना भी सोना चांदी
सेंट्रल अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से लूट के यूरोपीय लोग यूरोप लाए, वो सब सोना चांदी 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक भारत में आकर दफन हो गया। 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड से नेट इंपोर्ट ऑफ बुलियन है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ गोल्ड रिजर्व के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व भारत के ज़मीन के भीतर है, जिसको लेने का ये नई सरकार भी प्रयास कर रही है। तो 3 बात, भारत का यूरेशियन फैलाव एक तथ्य, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा राष्ट्र, तीसरा दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र और गोल्ड स्टॉक का। इसके कारण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1905-07 में यूरोप में ये दिखाई देने लग गया था, जर्मनी के उदय के बाद, कि इंग्लैंड और फ्रांस का साम्राज्य टूट रहा है। इस पर भी बहुत किताबें हैं। तब ये हुआ कि पुनः भारत अपने उस प्रताप को प्राप्त कर लेगा, अतः इसको थामने के लिए संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत राष्ट्र में कई राज्य भारत द्रोहियों के हाथ में गए। भारत राष्ट्र वैसे का वैसे है, लेकिन राज्य करने वाला काम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 नहीं, ऊपर का हिस्सा, इधर का पूरा हिस्सा, ये सब गया भारत द्रोही राज्यकर्ताओं के हाथ में। और 15 अगस्त 1947 का राज्य भी गांधी नेहरू युग्म के हाथ में गया, जिसने सेनाएं घटाई, जिसने देश में देश के क्षेत्रफल की जानकारी नहीं होने दी, जिसने देश के धन की जानकारी नहीं होने दी। और जो तथ्य मैं बता रही हूँ, इस तथ्य को देश से छुपाया क्यों? जिससे भारत अपने स्वरूप को प्राप्त करके पुनः एक बार दहाड़ न दे। ये चाहते थे भारत मूसक हो जाए या खरगोश हो जाए या बिल्ली हो जाए, लेकिन शेर तो अपनी छवि देख के दहाड़ेगा। इस कारण से जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर की ट्रीटी हुई तो उसमें एक शर्त थी कि भारत में वो इतिहास पढ़ाया जाएगा जो इंग्लैंड तय करेगा। 1947 की ये ट्रीटी है। जो मैं कहने जा रही हूँ, जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद यूरोप में लगातार लड़ाइयाँ, उसके पहले लगातार लड़ाइयाँ, इसके बाद दुनिया भर की यूनियन यूरोप में बन गई है। तो क्यों नहीं शार्क के पैटर्न पर इस संपूर्ण विराट भारत को हम एक इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करें? क्यों नहीं इसको हम एक पीस जोन डिक्लेयर करें? अंगद और हनुमान की भाषा, कूटनीति की भाषा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक देश है। हम इसको एक कल्चर जोन डिक्लेयर करें, इसको हम एक लैंग्वेज जोन डिक्लेयर करें, इसको हम एक बायो जोन डिक्लेयर करें, और हम कहें दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए भारत का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें कौन रोक लगा लेगा? पहला कदम। अब एक चीज़ और, 19वीं शताब्दी तक भारत में मुसलमानों को विदेशी नहीं कहा गया। प्रमाण कहीं भी पढ़ लीजिए, हिंदू राजा इनको तुर्क बुलाते हैं। पूरा देख लीजिएगा, शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, कुंभा का, महाराणा रावल का, सब इनको तुर्क बुलाते हैं, विदेशी नहीं बुलाते हैं। इनको विदेशी कहना सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया, क्योंकि वो विदेशी थे। ठीक है, तो जिस दिन हम जान लेंगे कि ये इलाका हमारा है, और अभी भी जो कम्युनिस्टों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं उसमें इनको टर्को अफ़गान कहते हैं। टर्क कौन है? हिंदू हैं। इनके देवता कौन हैं? महाकाल हैं। गंगा जल आज भी जाता है वहाँ पूजा के लिए, हमको पता है? हमको नहीं पता। आज भी चीन में गंगा जल जाता है
पूजा के लिए मंगोलों के द्वारा, और मंगोल वहाँ आज भी अत्यंत प्रभावी हैं। माओ त्से तुंग का नाम सब लोगों ने सुना है। चंगेज़ खान का जब 700 साल हुआ तो चंगेज़ खान की सवारी को कंधा माओ त्से तुंग ने दिया, और चंगेज़ खान सनातनी हिंदू सम्राट है, जिसको कुछ बौद्ध मानते हैं, कुछ मुसलमान मानते हैं। मुसलमानों की जो धुनाई इन लोगों ने की है, काट काट के नरमुंडों का पहाड़ लगा दिया है, कि संपूर्ण इस्लामिक देश और संपूर्ण यूरोप में आज भी माएँ कहती हैं बच्चों को, सो जा, चंगेज़ आ रहा है, अत्तिला आ रहा है। जब सद्दाम हुसैन पर आक्रमण किया अमेरिका ने, तो सद्दाम हुसैन ने कहा चंगेज़ आ गया। ये चंगेज़ सनातन हिंदू सम्राट है, जिसने चीन पर शासन किया, यानी चीन भरतवंशी सनातन धर्मी शिव उपासक भरतवंशियों का गुलाम है। कब तक? 1914 तक। और हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है? शत्रु की महिमा, कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है। अरे चीन तो सदा अपने संपूर्ण इतिहास में 1962 के अलावा कभी जीता ही नहीं है। 1962 में नेहरू ने हमारी वायुसेना वहाँ नहीं जाने दी। इसलिए यूरोप में लगातार पुस्तकें छप रही हैं। पीपल ऑफ यूरोप सीरीज जो अपने महत्वपूर्ण सनातन के काम का चीज़ है। पीपल ऑफ यूरोप सीरीज छापने वाला है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय। ये कहते हैं यूरोप के लोग कौन हैं, उनमें जिन लोगों की लिस्ट है वो सब कौन हैं, जिनका वर्णन महाभारत और रामायण में है। हमको अपने इन मित्रों से अगले 50 साल में बात करना पड़ेगा कि हम तुम एक ही थे, बीच में ईसाइयत ने तुमको दबोच लिया और दोबारा पुनः यूरोप में सभी देवी देवता जाग चुके हैं। क्या आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति काली देवी के पालकी में सवारी में कंधा देते हैं? काली देवी का सवारी उसी प्रकार निकलता है जैसा अपने यहाँ निकलता है, उसका नाम है ब्लैक मैडोना। उसका भी उसी प्रकार का सोने का मुखौटा है। इस पर बहुत किताबें आ गई हैं। चीन के एक बड़े हिस्से में अभी भी शिव मंदिर हैं। तो हमको संपूर्ण विश्व में देवी देवताओं के उपासकों से मैत्री संबंध करने की आवश्यकता है। यूरोप में सभी देवी देवता पुनः जागृत हो रहे हैं। सूर्य की पूजा हो रही है, गणेश की पूजा हो रही है। गणेश का तो आपको हनुमान जी का तो आपको बराक ओबामा का पता ही है। सभी देवियां, इटली के एक एक शहर में देवियों की सवारी निकल रही है। इंग्लैंड में हो रहा है पेगन मूवमेंट जिसको कह रहे हैं, वहाँ सनातनी हिंदू देवी देवता पुनः जाग रहे हैं। तो जो मैंने विषय रखा कि 30 साल के अंदर भारत पुनः सनातन हिंदू देश के रूप में विश्व रंगमंच पर स्थापित हो रहा है, इसका कारण भारत का जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसमें यूरोप और अमेरिका को इस्लाम और चीन से लड़ने के लिए भारत की आवश्यकता है। बराक ओबामा ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल लेक्चर में कहा था अमेरिका को 2 मित्र चाहिए, एक इजराइल एक हिंदू इंडिया। नेट पे जाके देख लीजिएगा। सेकुलर भारत नहीं चाहिए, हिंदू इंडिया चाहिए। इजराइल को अपने सर्वाइवल के लिए हिंदू इंडिया चाहिए। कांग्रेस सरकार लगातार मुसलमानों का पक्ष लेती है, लेकिन इजराइल का डंडा खा के राजीव गांधी को इजराइल से इंटेलिजेंस पैक्ट करना पड़ा था, और उसी का कारण था फ्रांस में अभी जो बम ब्लास्ट हुआ तो मोदी जी की सुरक्षा मोसाद ने की थी। ठीक, ये जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, एक तथ्य। दूसरा तथ्य, यूरोप में जो 4 मूवमेंट चल रहे हैं, एक पेगन, दूसरा न्यू साइंस अपने लोगों के पास है, तीसरा जो डीप इकोलॉजी, इस पर मैं विस्तार से नहीं जा रही हूँ, और एक जो इको फेमिनिस्ट मूवमेंट है। ये चारों मूवमेंट भारत के मित्र हैं, भारत में हिंदू शक्तियों के उदय के लिए कटिबद्ध हैं। तो हमको इनसे मित्रता करना होगा। इसके अलावा जो यूरोप पर प्रहार हुआ ट्विन टावर पर,
तो अमेरिका पर, तो अमेरिका सबसे पहले संयुक्त युद्धाभ्यास करने भारत के पास आया था, रूस के पास नहीं गया, चीन के पास नहीं गया। कारण ये तो हारने वाले देश हैं। विश्व विजयी योद्धा समाज 1947 तक, यूरोप का मुक्तिदाता तो ये देश है। तो यहाँ आया, केवल हमको एक काम करने की ज़रूरत है, सरकार से मांग करने की ज़रूरत है कि बाढ़ से निपटने के लिए, दंगे से निपटने के लिए, सूखे से, चक्रवात से, दुनिया भर की नेचुरल कैलेमिटी से हमारी सेना निपटती है, हमको ट्रेनिंग दे दो, हम लोग निपट लेंगे। सरकार से इतना ही कह दें, जब बाकी काम हम लोग खुद कर लेंगे। और ये सब काम हम लोग अपने अखाड़ों में कर सकते हैं। दुनिया के 50 देशों में अनिवार्य सैन्य शिक्षा है। भारत में ये लाना बहुत आसान है। भारत में स्त्रियां सदा से योद्धा थीं, महारानी कैकेयी से लेके महारानी लक्ष्मीबाई तक लाखों उदाहरण हैं। हमारी एक भी देवी बिना शस्त्र के नहीं है। सारे राक्षसों का जब विष्णु भगवान थक जाते हैं तो देवी आती हैं। तो भारत में 20% मेल पॉपुलेशन नहीं, अब हमको 20% एडल्ट पॉपुलेशन, मेल और फीमेल दोनों योद्धा चाहिए, और इसके लिए विश्व हमारे साथ है। धन्यवाद। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा,